हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। देखिए, हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है लर्नर बी के नाम से। उसमें सब कुछ कवर है। उस पर आपकी एसएसटी, इंग्लिश, ठीक है, हिंदी, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर आपके कवर है। आप लोग कई बार कमेंट करते रहते हैं कि ये वाला चैप्टर एसएसटी का बना दीजिए, ये सब, तो वहाँ पर सब कुछ कवर है। आप लोग वहाँ जा करके देख सकते हैं। अब ये वाला जो है, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन वाला और ये सारा का सारा हम लोग देख चुके थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भाई जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है। थोड़ी सी ट्रिकी सी चीज़ है इसमें। देखिए, एटॉमिक मास का मतलब होता है एक जो एटम होता है ना, उसका कितना भार होता है, उसका कितना मास होता है एक एटम का, उसको हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। एक एटम का मास निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, इसलिए हम लोग एटॉमिक मास को लेकर के चलते हैं कंपैरेटिव टर्म में, कि एक दूसरे जो है एटम के कंपैरिजन में उस पर्टिकुलर, जैसे कि देखिए हम इसमें देखेंगे अच्छे से, ये समझ लीजिए कंपैरिजन हम लोग इसमें करके निकालते हैं। मोस्ट रिमार्केबल, सबसे जो अच्छा कॉन्सेप्ट रहा है डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का, वो ये है कि उसने एटॉमिक मास के बारे में हमें बता दिया। उनके अकॉर्डिंग ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। डाल्टन ने हमें बताया कि हर एक एलिमेंट, चाहे वो कोई भी हो, उसका एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होता है। थ्योरी एक्सप्लेन देखिए आगे इसमें कहते हैं, द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल दैट साइंटिस्ट वर प्रॉम्प्टेड टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। तो थ्योरी जो थी ना, हमने कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब जो मास है वो मतलब कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रहता है हमेशा किसी एटम में। तो ये वाली जो थ्योरी थी वो इतनी अच्छी थी कि आगे साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम इस एटम का मास निकालें। सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वॉज रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क, तो इंडिविजुअल एटम का मास निकालना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है, इसलिए हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मासेस वर determined using the law of chemical combinations and the compounds formed। तो हम लोग जो जैसे कि कंपाउंड बनते हैं, हम लोगों ने एक कार्बन को कई सारों के साथ कंबाइन करा, अलग अलग कंपाउंड देके फिर देखा कि भाई इन सब में कार्बन का क्या क्या मास आ रहा है। उसके बेसिस पे हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला। किसकी हेल्प से हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास हमने निकाला? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की हेल्प से। एग्जाम्पल देते हैं, देखिए यहाँ पर, लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड। एक कंपाउंड है। देखिए, कंपाउंड का क्या मतलब होता है, जब दो अलग अलग चीज़ें मिलकर के एक नई चीज़ बना देती हैं तो वो कंपाउंड हो जाता है। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और ऑक्साइड ने मिलकर के क्या बना दिया? कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। दो चीज़ें थी ना, कार्बन था और ऑक्सीजन था, इन दोनों ने मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। अब देखिए, ये एक कंपाउंड होता है क्योंकि दो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन। इट वॉज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO। तो ये जो CO है ना, जब हमने इसका वेट मेजर किया, इसको तो नापा हमने, तो हमें ये पता लगता है एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद कि जो कार्बन का मास है ना, 3 ग्राम ऑफ कार्बन यहाँ पर 3 ग्राम है, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? ऑक्सीजन यहाँ पर 4 ग्राम है। और दूसरे वर्ड्स में हम ये कहें तो कार्बन कंबाइंस विथ 4/3 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ ऑक्सीजन। इसका क्या मतलब है? कार्बन जो है ना वो कंबाइन कर रहा है 4/3 मास। मतलब देखिए, कार्बन 4/3, 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा तो 4 ही ना। तो ये वाला अगर आप छोड़ देंगे तो भी कुछ नहीं, तो आप CO में देख लीजिए कि 3 ग्राम कार्बन है, 4 ग्राम ऑक्सीजन है। तो सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट AMU। एटॉमिक मास यूनिट को पहले AMU के नाम से डिफाइन किया जाता था, फिर बाद में IUPAC ने जो है, जैसे कि 3 यहाँ पे ग्राम की जगह, एटॉमिक मास को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ग्राम किलोग्राम से नहीं करते, U से करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट हम उसे बोलते हैं ना, तो इसलिए हम उसको U से डिटरमाइन करते हैं। इट इज़ नाउ रिटन एज U, ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट को अगर हम डिफाइन करें तो वी डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट एज, ये सब काट दीजिए बीच में से क्योंकि ब्रैकेट में ना आपके डेफिनेशन में नहीं आएगा ये। तो वी डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट एज इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग 1 कार्बन का एटम था उसके मास के बराबर, देन वी वुड असाइन कार्बन द एटॉमिक मास ऑफ 1। तो हम जिसके रिस्पेक्ट में डिटरमाइन कर रहे होते हैं ना किसी की वैल्यू, जैसे हम कार्बन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन की मास निकाल रहे हैं, तो कार्बन को हम लोग 1 यूनिट डिटरमाइन कर देंगे, एंड ऑक्सीजन एंड एटॉमिक मास ऑफ 1.33। कैसे? अब देखिए ज़रा, इस एग्जांपल में समझते हैं। C था और यहाँ पर O था। हमने कार्बन को अगर 1 असाइन कर दिया तो ये टोटल क्या बन के आ रहा था? टोटल तो हमारा क्या बन के आ रहा था? 3
+4 हमारा 7 बन के आ रहा था। अब इस 7 में से हमारा ऑक्सीजन का मास कितना था, 4 था। तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे, पॉइंट लगा के इस तरीके से हम लोग जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए हम लोगों को समझ में ये आता है ना कि यहाँ पे क्या पता लग रहा है, इन अदर वर्ड्स कार्बन कंबाइंस विथ 4/3 टाइम्स द इट्स मास ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन के 4/3 मास है, ये मतलब कार्बन का मास 3 है तो ऑक्सीजन का कितना होगा, 4/3 ऑफ कार्बन, अगर हम कार्बन से रिलेशन में लाएं। अगर आपको ये भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, बहुत टफ है एक्चुअल में, तो आप ये समझ लीजिए कि हम लोग एटॉमिक मास यूनिट ना किसी के कंपैरिजन में निकालते हैं। यहाँ CO में ना हम लोग अगर कार्बन को 1 ग्राम मान ले तो उसके कंपैरिजन में जब हम लोग ऑक्सीजन का निकालेंगे तो 1.33 आ जाएगा, क्योंकि वो 3/4 करके बन के आ रहा था, क्योंकि कार्बन का 3 ग्राम था, ऑक्सीजन का 4 ग्राम था। तो ऑक्सीजन को अगर हम कार्बन के रिस्पेक्ट में देखें तो 3/4 ऑफ कार्बन है ना, 3/4 ऑफ कार्बन का हम लोग इसको लेकर के चलते हैं। तो ये हमारा 1/33 आ जाएगा। आपको बस इतना समझना है कि हम किसी रिस्पेक्ट में लेकर के निकालते हैं। हाउएवर इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू हैव दीज नंबर्स एज होल नंबर्स, बट 1.33 ये सब थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो हम होल नंबर्स, कंप्लीट नंबर्स की फॉर्म में लेकर के चलने की कोशिश करते हैं। और एज नियर टू होल नंबर्स, मतलब 1.33 है तो हम 1 मान लेते हैं। चलिए, तो वाइल सर्चिंग फॉर वेरियस एटॉमिक यूनिट्स साइंटिस्ट इनिशियली टुक 1/16 ऑफ द मास ऑफ एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन एज 1 यूनिट। तो इन्होंने, क्योंकि एक पर्टिकुलर एटम का मास निकालना तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था, तो इन्होंने सोचा कि दूसरे के रिलेटिव में निकाल लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन अब हर किसी के साथ रिएक्शन करता है। तो जो 1/16 ऑक्सीजन का मास था ना, उसको इन लोगों ने 1 मान लिया। मतलब ऑक्सीजन के मास को सपोज करिए इन्होंने ऑक्सीजन के मास को 1 मान लिया है। रीज़न ये कि ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा एबंडेंटली अवेलेबल है, और एटॉमिक मास यूनिट और सबके साथ ही रिएक्ट भी करता रहता है ऑक्सीजन, और एटॉमिक मास यूनिट गेव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज होल नंबर। तो जब हम ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बाकी सबका मास निकालते हैं ना, तो हम लोग को होल नंबर के फॉर्म में मिल जाता है। बट ये वाली चीज़ बहुत लंबे समय तक चली नहीं। 1961 में यूनिवर्सली मतलब हर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया एज एटॉमिक मास यूनिट, एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 आइसोटोप वॉज चूजन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस। मतलब पहले ऑक्सीजन के 1/6 के मास से हम लोग बाकी सबका मास निकाल रहे थे, बट फिर देखा कि जो कार्बन 12 का मास है ना, उसके अगर हम कंपैरिजन से देखिए क्या होता है ना, आइसोटोप्स होते हैं बहुत सारे, मतलब कार्बन की कई सारी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो कार्बन 12 वाली जो फॉर्म थी ना, उसके एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में हम अब सबका एटॉमिक मास निकालते हैं। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो हम लोगों ने क्या देखा, जिसका भी हम लोगों को मास निकालना है वो कैसे होगा, हम लोग कार्बन 12 का रेफरेंस लेकर के चलते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12। मतलब जो रिलेटिव एटॉमिक मास अब हम निकाल रहे हैं ना हर किसी का, वो कार्बन 12 के एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। कैसे निकालते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1 एटॉमिक मास यूनिट, जो भी जिसकी भी निकालनी होती है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12। मतलब उसका जो भी अपना मास निकाल रहे हैं वो कार्बन 12 के मास का 1/12 हम मास करके निकालते हैं। मतलब आप रेफरेंस यूनिट ये मान लीजिए कि 1/12 है रेफरेंस यूनिट किसी भी और कंपाउंड का मास निकालने के लिए। तो ये इसमें हमें एक फ्रूट सेलर का एग्जाम्पल दिया गया है। इमेजिन अ फ्रूट सेलर सेलिंग फ्रूट्स विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विथ हिम। मतलब एक फ्रूट सेलर जो है वो फल बेच रहा है, उसके पास कोई मेजर करने के लिए कुछ नहीं है। ही टेक्स अ वाटरमेलन एंड सेज दिस हैज़ अ मास इक्वल टू 12 यूनिट्स। तो मतलब एक तरबूजे वाला है, उसको तरबूज बेचना है, मगर उसके पास कोई मेजर करने के लिए है ही नहीं, तो उसने कहा कि एक तरबूजा है, इसकी हम 12 यूनिट से मान रहे हैं, 12 वाटरमेलन यूनिट्स और 12 फ्रूट यूनिट्स। ठीक है, ही मेक्स 12 इक्वल पीसेस ऑफ वाटरमेलन एंड फाइंड्स द मास ऑफ ईच फ्रूट ही इज सेलिंग। ठीक है, रिलेटिव टू द मास ऑफ 1 पीस ऑफ द वाटरमेलन। नाउ ही सेल्स हिज फ्रूट बाय रिलेटिव मास यूनिट। तो मतलब ये करा है इन्होंने, इन्होंने 12 मास यूनिट का माना था, तो तरबूजे को ना 12 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, और आपको इनको फ्रूट बेचना था ना फ्रूट सेलर को, तो इसका एक टुकड़े से मेजर करके बाकी सारों का वेट निकाल रहे थे। तो इसी तरीके से कार्बन 12 1/12 है ना, कार्बन 1/12, तो हम कार्बन को जैसे 12 टुकड़ों में बांट लेते हैं और उसका एक टुकड़ा हम लोग लेते हैं और बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना उससे मेजर करते हैं कि अच्छा कार्बन का
कार्बन एक पूरा था, उसका जो 12वां टुकड़ा है उसको हम किसी और से नापेंगे तो उससे कम आ रहा है, उससे ज़्यादा आ रहा है, उसके रिस्पेक्ट में हम बाकी सारी चीज़ों का मास निकाल लेते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए एक फांक है और ये 2 के बराबर है, तो ये वाली कितने कार्बन 1/12 के 2 टाइम्स पे आ रही है। ये वाली चीज़ इस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं। सिमिलरली द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, यहाँ पे देखिए सिमिलरली रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव क्यों, क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ कार्बन 12 के रिलेशन में निकाला है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड, रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एटम का किसी भी एलिमेंट, देखिए क्या होता है ना, एटम अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो कई सारे एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और वो कोई एलिमेंट बन जाता है। तो किसी भी एलिमेंट के एटम का अगर हमें एटॉमिक मास निकालना हो तो हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं और उसको हम डिटरमाइन करते हैं या फिर डेफिनेशन उसकी देते हैं, द एवरेज मास ऑफ एन एटम इज कंपेयर्ड टू 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो मतलब कोई भी किसी भी नए एलिमेंट का हमें मास निकालना हो तो कार्बन 12 एक एटम है, उसको हम 12 भागों में बांट लेंगे और उसके 12 भागों में से एक हिस्सों को लेकर के हम लोग किसी भी एलिमेंट के मास को नाप सकते हैं। तो इसके बेसिस पे हम लोगों ने एटॉमिक मास काफ़ी सारों का नापा है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, मतलब कार्बन 12 जो है वो एक हाइड्रोजन, कार्बन 12 मतलब कार्बन के 12 टुकड़े करे, उसका जो एक भाग है वो हाइड्रोजन के एक एटम के बराबर है, कार्बन के 12 एटम के बराबर है, नाइट्रोजन के 14 एटम के बराबर है। तो ये सारे के सारे एटॉमिक मास हमारे निकल के आ जाते हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, आपको ये याद होने चाहिए। हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 14 है, सॉरी कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, क्लोरीन का 13, 5.5, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है, और कैल्शियम का 40। ये वाला टेबल ना आपको याद करना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब आता है हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं। देखिए एटम अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मिलजुल के रहते हैं वो। एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, अकेले अकेले नहीं रह सकते हैं। ज़्यादातर एलिमेंट्स के एटम्स अकेले नहीं रह सकते हैं, कुछ के तो रह सकते हैं बट ज़्यादातर के नहीं रह सकते। एटम्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स, एटम या तो मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं या फिर आयन फॉर्म कर लेते हैं। अभी मॉलिक्यूल्स और आयंस क्या होते हैं यही हम आगे चैप्टर में देखेंगे। मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट इन लार्ज नंबर्स, मॉलिक्यूल्स आयंस है वो जुड़ जाते हैं काफ़ी सारे लार्ज नंबर में, टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी फील एंड टच। तो बहुत सारे एटम्स मिल जाते हैं, वो मॉलिक्यूल से आयंस बना लेते हैं और उसी को ही हम टच कर पाते हैं। मतलब जैसे कि हर चीज़, कोई भी चीज़ जो अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही है वो सारी की सारी एटम्स से बनी हुई है। एटम्स जब जुड़ करके बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं तभी हम उनको देख पाते हैं, समझ पाते हैं या फिर फील कर पाते हैं। अब आता है व्हाट इज मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, दैट इज टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल एक ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स होता है, 2 या फिर 2 से ज़्यादा एटम्स का ना एक ग्रुप होता है मॉलिक्यूल। वो टाइटली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से। अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से जो एटम्स है ना वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज केपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। तो मॉलिक्यूल की ये डेफिनेशन है, मॉलिक्यूल एक ऐसी सबसे छोटी यूनिट होती है जो, मतलब कोई एलिमेंट है खूब बड़ा, उसकी सबसे छोटी यूनिट है जो अपने आप में एग्जिस्ट कर सकती है। एटम ज़्यादातर अपने आप में एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, मॉलिक्यूल अपने आप में एग्जिस्ट कर सकता है। तो एलिमेंट की जो सबसे छोटी यूनिट दैट इज केपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली और सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ वो एलिमेंट की शो करता है, उसको हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। एटम ऑफ सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स जो है ना वो एक ही एलिमेंट के या तो सारे के सारे एटम्स हो या फिर अलग अलग एलिमेंट्स के भी एटम्स मिल करके मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन है, अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड, कंपाउंड वही होता है जो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स मिल करके बनता है, देखेंगे आगे। दैट इज़ केपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस, अपने आप में ही वो मौजूद रह सकता है। तो इस और सारे के सारे पूरा जो सब्सटेंस होता है उसकी सारी प्रॉपर्टी शो करता है, तो इस चीज़ को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब आगे आता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। बहुत सारे एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। एक पर्टिकुलर जो एलिमेंट होता है ना उसके मॉलिक्यूल के सारे एटम्स
एक जैसे होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट जैसे कि ये ऑर्गन हो गया, हीलियम एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि आर्गन हो गया और हीलियम हो गया, ये आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ये जो एलिमेंट है ना, आर्गन, हीलियम, ये एक ही एटम से बने हुए होते हैं। बट दिस इज़ नॉट द केस विद द मोस्ट नॉन मेटल। ज़्यादातर नॉन मेटल्स के साथ ऐसा नहीं होता है, वो एक एटम से नहीं काफ़ी सारे एटम से मिलकर के बनी हुई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में 2 एटम होते हैं ऑक्सीजन के, O2 में, है ना, इसको हम डायटोमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। और अगर 3 एटम जुड़ जाए तो वो ओजोन बन जाता है। द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। मतलब कितने एटम्स होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में, नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। मतलब उसमें कितने एटम्स होंगे, इससे हमें पता लगता है कि उसकी एटॉमिसिटी क्या है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स। मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन। मेटल और काफ़ी सारे और एलिमेंट जैसे कि कार्बन डू नॉट हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर बट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज एंड इनडेफिनिट नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। क्या मतलब है, देखिए, मेटल्स और मेटल्स जैसे कि मेटल क्या क्या होते हैं, जैसे आयरन हो गया, है ना, ये सब आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे मेटल्स हैं। तो मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स, मेटल्स और कुछ अदर एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन हो गया, इनका सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता है और काफ़ी लार्ज और इनडेफिनिट से नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, बहुत सारे। मतलब कुछ कुछ का तो सिंपल हो गया जैसे कि आर्गन वगैरह हमने देख लिया, बट ज़्यादातर जैसे कि कार्बन हो गया, इनके बहुत सारे एटम से मिलकर के बने हुए होते हैं। उनका स्ट्रक्चर भी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, डिफाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब आगे आता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बारे में अब हम इसमें देखेंगे। तो atoms of different elements join together in definite proportion to form molecules of compounds। atom of different element, अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग शेप में, अलग अलग टाइप से जुड़े होते हैं इन डेफिनेट प्रपोर्शन में टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए अलग अलग शेप्स में, अलग अलग टाइप से एटम जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि अब हमें दिखता है, अब क्या मतलब है, वाटर में H2O है ना, अब H और O बहुत तरीके से जुड़ सकता है। तो O जो है वो H के साथ भी जुड़ रहा है, O जो है वो C के साथ भी जुड़ जाता है, O N के साथ भी जुड़ जाता है, O K के साथ भी, किसी के भी साथ O जुड़ जाता है। मगर ये जो है ना, इसके एटम्स अलग अलग होते हैं। अब देखिए यहाँ पर H2O है, तो यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है, मास बिल्कुल अलग है। यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 3 एटम है। यहाँ पे कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है। तो इसमें हमें यहाँ पर ये पता लगता है, यहाँ पर देखिए कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट थे ना, कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग है, CO2 है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, 2 डिफरेंट एलिमेंट जॉइंट टुगेदर, जुड़े हुए हैं साथ में इन डेफिनेट प्रपोर्शन। डेफिनेट प्रपोर्शन का मतलब क्या है कि इसकी तो 1 यूनिट बन रही है और इसकी 2 बन रही है, टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल बन रहा है, CO2 एक अलग ही मॉलिक्यूल है ना, और C अलग मॉलिक्यूल है और वो अलग मॉलिक्यूल है, दोनों जुड़ गए तो एक अलग मॉलिक्यूल बन गया और इनके प्रोपोर्शन भी बिल्कुल अलग अलग हो गए। और ये क्या होता है, जो 2 एलिमेंट जुड़ करके बनते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ करके क्या बनता है, CO2, ये कंपाउंड हो जाता है। तो यहाँ पे ये बताया कि एटम जो होते हैं ना, अलग अलग एलिमेंट्स के ज्वाइन करते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन में और एक अलग सा ही कंपाउंड इनसे निकल के आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप H2O का बता सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, 1:8 में ये हमें मिलते हैं। अब आता है, ये सारा न्यूमेरिकल्स का पार्ट है। जब न्यूमेरिकल्स देखेंगे ना उसमें इसको सारी चीज़, जैसे कि हाइड्रोजन का रेशियो बाय मास 1 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। हमने वाली जो टेबल मैंने बोली थी ना, आपने याद करनी है वो। और इनका जो एटॉमिक मास होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो रेशियो, मास रेशियो अपॉन एटॉमिक रेशियो, तो मास रेशियो इसका तो 1/1 हो जाएगा, है ना। देखिए मास रेशियो इसका भी 1 है और इसका एटॉमिक रेशियो 1 है, तो 1/1। ऑक्सीजन का 8/16, तो 1/2 हो जाएगा। सिंपलेस्ट रेशियो इसका कैसे निकाल लेते हैं हम लोग, ये 2 और 1 हमारे इनके सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में आ गए हैं। देखिए ये एक हाइड्रोजन 1 था और ऑक्सीजन 1/2 था, है ना। तो सिंपल रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से ये वाला तो 2 कट गया, तो हाइड्रोजन के पास क्या बच गया, 2 बच गया और ऑक्सीजन के पास 1 बच गया। इसलिए हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन पे 2 है और ऑक्सीजन पे 1 है। आप कंफ्यूज नहीं होइए। देखिए ऐसा होता है जैसे कि 1:1/2 था, तो ये अपॉन में है, ये अपॉन में नहीं है। तो हम लोग को सेम बनाने के लिए दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना।
दोनों तरफ हम 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इस 2 से A2 कट जाएगा तो 1 × 2 2 बच जाएगा और नीचे वाला 1 रह जाएगा। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। अब आता है व्हाट इज़ एन आयन। एक आयन क्या होता है? कंपाउंड्स जो है बने हुए होते हैं, कुछ मेटल के बने होते हैं, कुछ नॉन मेटल के बने होते हैं और उन पे क्या है ना स्पेसिफिक चार्ज होता है। चार्ज स्पेशी को हम लोग आयन कहते हैं, जैसे कि N+, O+, ठीक है। तो ये जो प्लस या फिर जो माइनस लगा होता है ना, ये चार्ज होता है और यही हमारे आयंस होते हैं। कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन्स चार्ज स्पेशीज। कंपाउंड जो कि मेटल या नॉन मेटल के बने हुए होते हैं वो चार्ज स्पेशी उनमें प्रेजेंट होते हैं। द चार्ज स्पेशीज जो होते हैं ना, इन्हीं को हम लोग जो ऊपर लगे होते हैं आयन कहते हैं। आयन में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव अ नेट चार्ज ऑन देम। तो आयंस में हैव सिंगल में कंसिस्ट ऑफ सिंगल चार्ज एटम। आयन जो है ना वो सिंगल चार्ज एटम के भी हो सकते हैं, मतलब +1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है ना। may consist of single or a group of atoms that have net charge on them. A ion can be negatively or positively charged. आयन जो है वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जो निगेटिव, अब ये इंपॉर्टेंट आता है, जो निगेटिव चार्ज वाला होता है ना उसको हम एन आयन कहते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है उसको हम लोग कैट आयन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए NaCl है। Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl के ऊपर निगेटिव होता है। हमेशा Na क्या है ना मेटल है, मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन एक नॉन मेटल है। अभी आप लोग देखेंगे कि प्लस और माइनस कैसे आता है, आगे सीखेंगे जब हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे ना। तो जो डोनेट करता है, जो अपने से एटम किसी को दे देता है वो तो प्लस हो जाता है और जो लेता है वो माइनस हो जाता है। तो क्लोरीन वाला माइनस है। अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज अ पॉलीएटॉमिक आयन। अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज, जिस एक ग्रुप ऑफ एटम्स है उसमें चार्ज होता है तो उसको हम लोग पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये सब आयंस है। Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Cl निगेटिव, Br निगेटिव, ये सारे के सारे क्या है? आयंस हैं। और ये पॉलीएटॉमिक आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस का मतलब है देखिए एमोनियम हाइड्रोक्साइड, दो है ना इसमें। पॉली का मतलब होता है मैनी, क्या बोला गया है यहाँ पे? अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक। ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज मतलब ग्रुप है इसमें, देखिए एक से ज़्यादा है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4 है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। फिर नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, नाइट्रेट है, NO3 है। तो ग्रुप है ना, सिर्फ एक चीज़ नहीं है। तो एक चीज़ से ज़्यादा है तो पॉलीएटॉमिक आयन हो जाएगा। तो इस वीडियो में देखिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बस एक अब लास्ट वीडियो आएगी, उसमें हम लोग जो ये फॉर्मूला है ना ये कैसे बनाए जाते हैं वो सीखेंगे। और फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। बस ये ज़्यादा अब हमारा चैप्टर नहीं बचा है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है। और थैंक यू सो मच, 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। और इसी तरीके से प्यार देते रहिए और वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।